नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एससीएस न्यूज के साइमलकास्ट प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, 2024 अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो ऑलरेडी उसका डंका बजा ही दिया है, तैयारियां शुरू कर दी हैं और कई प्रदेशों के अंदर अपनी जो ग्राउंड प्रिपरेशन है उसे प्रारंभ भी कर दिया है। दरअसल बीजेपी की जो चुनाव मशीनरी है उसके सभी कायल हैं। उसका जो मैनेजमेंट है वो अपने आप में पूर्णतः प्रोफेशनल है। जब तक दूसरे दलों की नींद खुलती है और उन्हें ध्यान आता है कि हाँ चुनाव आ रहे हैं, तब तक ऑलमोस्ट 70% कार्य भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड पर पूरा कर चुकी होती है। आजकल के चुनाव में मैनेजमेंट भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और उस ग्राउंड वर्क के अंदर आपकी जो ग्राउंड वर्क फोर्स है, आपके पदाधिकारी हैं, आपके बूथ वर्कर्स हैं, या सभी प्रदेशों के लिए जो आप अपने अपने जो मुखिया चुनते हैं उनकी बात होती है। साथ ही में वो जो कैंडिडेट्स हैं उनका भी एक इनिशियल चुनाव कर लेते हैं, जैसी की सूचना मुझे भी है। एक इनिशियल लिस्ट भी तैयार होनी शुरू हो जाती है। इसका एडवांटेज उन्हें हमें मिलता है, हमेशा मिलता है कि वो सीटें जीतने में दूसरे दलों के मुकाबले इसलिए ज्यादा कामयाब होते हैं कि उनकी प्रिपरेशन ज्यादा बेहतर होती है। संसाधन उनके पास है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है और हमने उसको देखा भी है। पैसे की कमी नहीं है। बहुत सारी एडीआर के जो रिपोर्ट्स कहती है कि डोनेशन तो सारी उनको ही जाती हैं और बाकी दलों के पास तो ले दे के 20% तक आती है, इससे ज्यादा आती नहीं है। ये एक हिस्सा है स्टोरी का। दूसरी स्टोरी का हिस्सा ये है कि जो लेड बैक एटीट्यूड है हमारे विपक्षी दलों का, वो कभी कभी बहुत परेशान करने वाला है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से जो गेन्स हुए थे उसको पॉलिटिकली कैपिटलाइज करने की जरूरत थी, लेकिन जो 3 प्रदेश जो अभी जिनके चुनाव चल रहे हैं, एक का तो चुनाव संपन्न हो गया है, त्रिपुरा का, मेघालय और नागालैंड बिल्कुल सामने खड़े हैं 60-60 सीटों के। वहां पर अभी तक कांग्रेस की प्रेजेंस जीरो रही है। कोई भी नेशनल लेवल का लीडर वहां अभी तक नहीं पहुंचा है। और मैंने काफी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन से प्रोग्राम्स भी किए त्रिपुरा के ऊपर, नागालैंड के स्पोक्स पर्सन से, मेघालय के स्पोक्स पर्सन से, रिकॉर्ड पर है। सबने अनभिज्ञता जारी अपना कही कि हमें नहीं मालूम कि कोई आएगा नहीं आएगा। ऐसा लगता है कि गुजरात रिपीट हो रहा है। गुजरात भी सरेंडर कर दिया था ऐसे ही। नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य भी सरेंडर कर दिए। भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंस देखा जाए तो नागालैंड या फिर मेघालय में बहुत सशक्त नहीं है। नागालैंड में तो सिर्फ 12 सीटें थी और मेघालय में 60 में से 2 सीटें थी। कांग्रेस के जो 28.5% वोट थे और 21 सीटें थी, तो भी उनका एग्रेशन नजर नहीं आता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि लड़ाई लड़ने से पहले ही कई दल जो है हार जाते हैं। और जहां तक उत्तर प्रदेश और बिहार की बात है, बिहार तो फिर थोड़ा सा एक्टिव नजर आता है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती हुए न हुए बराबर। और बहुत सारे राज्यों में जो विपक्ष की स्थिति है बिखरी बिखरी सी है। इवन टीएमसी में ममता बनर्जी के सुर भी थोड़े से ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं, वो एग्रेशन नजर नहीं आ रहा है। चुनाव में जनता फैसला तो करती है, जनार्दन तो वही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो इवेंट मैनेजमेंट है, जो प्रोफेशनलिज्म है, या फिर चीजों की जो तैयारी है, उसके लिए तो उन्हें सैल्यूट किया जाना चाहिए। संसाधन है, ठीक है, जैसे भी आए, लेकिन सैल्यूट किया जाना चाहिए, ये मैं मान के चलता हूं। विपक्ष शायद 1970 और 1980 1990 के फॉर्मूले पे 2022-23 में चुनाव लड़ना चाहती है, जो संभव नहीं है। आपको विषय उठाने पड़ेंगे और सोचना पड़ेगा। सिर्फ गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी पे अब चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। आपको नए विषय खोजने पड़ेंगे ताकि आप दूसरे के ऊपर इमोशनल अटैक कर सकें। इसी विषय पर बात करने के लिए कि विपक्ष बिखरा बिखरा क्यों नजर आता है, हमारे साथ विद्वान मौजूद से बात करेंगे। हमारे साथ है एडिटर मरीन लाइंस, वरिष्ठ पत्रकार गिरीश जोशी जी, स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, आल्सो कहूंगा कि बहुत उनकी समीक्षक है राजनीति के, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपका भी स्वागत है।
गिरीश भाई, सबसे पहले आपके पास ही आता हूँ। गुजरात में तो कांग्रेस ने सरेंडर कर ही दिया था, और बाद में ये कहना कि आम आदमी पार्टी ने उसको डेंट किया है। लोकतंत्र में तो सबको आजादी है, सब चुनाव लड़ेंगे। आप दूसरे को दोष देके अपनी हार नहीं छुपा सकते। जो सरेंडर वहां पर था, वही सरेंडर नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में भी नजर आ रहा है। ये एक दुखद स्थिति। आपकी वोरा साहब, एक रणनीति होती है जो हम वॉर में भी एक उसको अप्लाई करते हैं, वही इलेक्शंस में भी अप्लाई हो रहा है। अब पहले ये था कि सिंपल जो मेजोरिटी होती थी या पब्लिक का ओपिनियन होता था उसको लोकल लेवल पे कन्विंस करके हर वोट के कॉन्स्टिट्यूएंसी को कन्विंस किया जाता था, क्योंकि हर जगह सवाल अलग, प्रश्न अलग अलग है। अब दिक्कत यह है कि अगर कोई भी कार्ड ये ओपन करते हैं तो इन लोगों ने सामने वाले की सिस्टम सीख ली है। तो चाणक्य का एक मैं कोट आपको बता दूं, जो बेसिक्स था इलेक्शन का, कि राजनीति में हिस्सा न लेने के सबसे बड़ा दंड ये होता है कि बिल्कुल अयोग्य व्यक्ति आप पे राज करने लग जाता है। तो आप वोट परसेंटेज में जो इंटरेस्ट खत्म हो गया, देखो एक नोटा का जो परसेंटेज बढ़ता चला गया। अगर आप नोटा कंपेयर करें तो वो इतना ही होता था कि काफी टूथ एंड नेल जैसा फाइट हो जाता था। अब ये हो रहा है कि एक चीज आप देखिए, पेगासिस पकड़ा जाने के बाद एमएलए एमपीओ की ले बेच बंद हो गई। मतलब ये हो कि वहां से एक सप्लाई लाइन कट हो गई है दुश्मन की। अब स्ट्रेटजी जब तक सामने वाले की पता नहीं चलती है, तब अब रणनीति से अगर आपको लड़ना है तो आपको दोनों तरफ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब दिक्कत यह है कि इन्होंने महाराष्ट्र में जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद ये समझ गए कि अगर कोई भी पत्ते आप खोल दोगे तो ये लोग उसका काउंटर कर देंगे, क्योंकि बहुत ही पावरफुल है। जैसे आपने बताया, उनके पास रिसोर्सिस है, मनी पावर है, मसल पावर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, और अब तो उनके पास बहुत सारे दांत हैं, जैसे सीबीआई है, ईडी है, आईटी है। तो इनका सारा उपयोग हो रहा है। अभी किसी में कांग्रेस वाले से बात कर रहा था तो उसने बोला कि पत्ता नहीं खोलने की सबसे बड़ी वजह जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। अब ये यूपी का ही केस था जिसमें बेल मिलने के बाद भी डीएम ने वहां पे एनएसए लगा दिया। 200-300 दिन से आदमी जेल में है, उनको बेल नहीं मिल पा रही है। और सबसे बड़ा प्रोटेक्शन एनएसए में इन्होंने ये दिया है कि जो ऑफिसर इनके अरेस्ट का वारंट निकालेगा उसके ऊपर आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो ये जो हथियार सारे लगे हुए हैं, तो इनको यही डर है कि अगर हम कोई भी अपनी स्ट्रेटेजी ओपन करेंगे तो जो भी वहां पे पावरफुल आदमी होगा उसको पिकअप कर लिया जाएगा, वो सप्लाई लाइन काट दी जाएगी। तो इनका ये मानना है कि अभी एंटी इनकम्बेंसी बहुत सारा काम करेगी। बहुत सारे फैक्टर्स अभी मार्केट में आए हैं जो अभी तक के इलेक्शंस में वो फैक्टर्स नहीं थे। अभी अडानी फैक्टर भी आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी आ रहा है, पैसा इनका जो सप्लाई लाइन था वो भी काफी हद तक कटा जा रहा है, क्योंकि अडानी जी को तो पैसे चुकाने 1 साल तो उनको उसी में लग जाएगा, तो वो भी एक सप्लाई लाइन कट हो रही है। और पब्लिक में से अब पैसा लेने का जो कार्यक्रम आ रहा है, अब धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है कि हमारी बैंक से भी हमारा पैसा निकाला जा रहा है। एक बहुत ही फेमस ऑथर ने कहा था, मैं आपको कोट करना चाहूंगा, कि जो स्लेवरी का जो रास्ता है वो ऐसे शुरू होता है कि पहले आपके हक मार लिए जाते हैं, फिर आपकी प्रॉपर्टी मार ली जाती है, फिर आपके पैसे मार लिए जाते हैं, और एंड में आपसे कहा जाता है कि आप इतना ही चुप रहो और ये कहो कि हम खुश हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो ये स्ट्रेटेजी के बाद अब आप मेरे को बताइए कि इंडिविजुअल आदमी भी जब डरा हुआ है कोई पार्टिसिपेट करने से, तो वो अपने आप को ओपन में कैसे लाएगा। तो इनकी स्ट्रेटेजी शायद 4 या 6 महीने पहले जब लगेगा, क्योंकि काफी कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी सिटिंग ऑन द फेंस है। कुछ ऑफिसरों से बात करते हैं तो वो अभी अभी के मॉल से वो डरे हुए हैं, लेकिन पॉसिबल है कि उस वक्त कुछ विद्रोह जैसा हो जाए। आज ही आप देख लीजिए, हरियाणा में 2000 एम्प्लॉइज गवर्नमेंट के रोड पे आ गए थे, उनको उनको लाठीचार्ज करना पड़ा। तो धीरे धीरे ये सेंटिमेंट्स ग्रो हो रहे हैं। अभी अगर ये कुछ भी बोलेंगे उसका काउंटर हो जाए, उससे अच्छा ये है कि लेट ये हवा को थोड़ा चलने दो, और ये इनकी स्ट्रेटेजी है। लेकिन उनका ये बोलना है कि एंड में सारे इकट्ठे हो जाएंगे, आप समझ लीजिए, क्योंकि दुश्मन सबका कॉमन है, बीजेपी और आरएसएस। उनकी थियरी से कोई भी एडमिट नहीं कर रहा है, तो ये होगा कि एंड में अब ये देखना ये होगा कि सारा खेल जो होगा वो एंड में शुरू होगा। बोला साहब। गिरीश भाई, एक बात तो है, जब इंदिरा गांधी का समय था तो एंटी कांग्रेसिज्म चलता था, अब एंटी बीजेपिज्म चल रहा है। लेकिन ना तो एंटी कांग्रेस का मोर्चा उस टाइम कोई कामयाब होता है, और ना अब इनका कोई अपोजिशन का मोर्चा कामयाब होता है। उसका कारण ये भी है कि कांग्रेस हुई है कमजोर, और जो रीजनल सेट्रैप्स हैं वो ऊपर आ गए हैं। अब वो कांग्रेस का सपोर्ट इसलिए नहीं करते कि कांग्रेस अगर वापस आएगी तो उनको खा जाएगी। जो रीजनल सेट्रैप्स हैं, चाहे वो अखिलेश की पार्टी हो या बीएसपी हो या केसीआर की पार्टी हो या जगन रेड्डी की पार्टी, जो भी होती है, वो उनको खा जाएंगे।
तो इसलिए कांग्रेस से सब डरते हैं, जितने भी विरोधी पक्ष वाले, कि इसके साथ गठबंधन नहीं करना है, इसके साथ करेंगे तो हम गायब हो जाएंगे। लेकिन तमिलनाडु का जो एक एग्जाम्पल है वो ये बताता है कि दे कैन को एग्जिस्ट, कांग्रेस भी वहां भी को एग्जिस्ट कर सकती है और डीएमके भी को एग्जिस्ट कर सकती है। ये एक फॉर्मूला है वहां पर, इवन केरल का फॉर्मूला भी है, वहां भी को एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो डर है इनके अंदर, खासतौर से अखिलेश यादव का या मायावती का या बाकी पार्टियों का, वो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। शायद वो अपनी जमीन बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि जो अभी उनको विरासत में मिली है उसको कैसे बचाया जाए। एक छोटी टिप्पणी इसके ऊपर। जैसे मैंने को बताया कि अभी सारे लोगों का दुश्मन एक है, उनका एजेंडा एक है, लेकिन दिक्कत ये है कि अभी वो कोई भी अपना कार्ड खोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसका इमीडिएट रिएक्शन आएगा या ईडी आ जाएगी या और सब उस चीज से डर रहा है। अभी आप जैसे देख रहे हैं कि सबका जो किसी का भी जो बुक है वो क्लीन नहीं है, जितने भी राजनीति में आए हैं तो उनको ये डर है कि पता नहीं क्या हो सकता है। अब उसमें से अगर कोई नए कैंडिडेट्स आ जाते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं और ये, लेकिन दैट इज टू लेट टू नाउ डेवलप। लेकिन जैसे कांग्रेस की कोई स्ट्रेटेजिस्ट से मेरी बात हो रही थी तो वो बोले कि आप धीरे से रुकिए, क्योंकि सारे डरे हुए हैं। अभी किसी को कांग्रेस इस हालत में नहीं है कि वो किसी को एश्योरेंस दे सके कि हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ने देंगे। तो अभी ये बोलता है अंडरग्राउंड सारा काम चल रहा है, और आप देखिएगा कि बहुत बिल्कुल कांग्रेस के अंदर में ही सारी पार्टियां करेंगी, क्योंकि जितना डर इनको कांग्रेस खा जाएगी, रीजनल पार्टीज को डर है, उतना तो इन लोगों ने तो प्रूव करके दिखा दिया कि वो तो पार्टी का हस्ती मिटा देते हैं। तो ऐसा तो है नहीं, ये तो इट इज बिटवीन द डेविल एंड द सी। तो उनको यही चूज करना है कि कौन सी पार्टी बेटर है अब एमालगमेशन के लिए।